हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 29 अगस्त 2024 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन पर, आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को ये जानकारी जो है वो नियमित रूप से, रेगुलर रूप से देता रहूँगा कि हमारा जो सी सेट की लाइव क्लासेस हैं उसका हम लोग एक बैच शुरू कर रहे हैं। अगले साल का जो प्रीलिम्स का पेपर होगा 2025 का, जो 25 मई के दिन शेड्यूल्ड है, उसके लिए हम लोग ये क्लासेस चला रहे हैं। बैच जो है वो शुरू होगा 5 अक्टूबर से। मैंने आपको बताया कि इसकी डेट हम लोगों ने चेंज की है ना, क्योंकि आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि सर अभी हम लोग इधर उधर कुछ और अपने प्री ऑक्यूपेशंस है हमारे, हम और कोर्सेज़ वगैरह में बिज़ी हैं, तो थोड़ा सा हमने इसको डिले किया है। और 5 अक्टूबर से हम लोग इस बैच को शुरू करेंगे और एनरोलमेंट इसमें 20 सितंबर तक होगा। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द इसमें एनरोल कर लें। ठीक है, क्वांट एप्टीट्यूड रीजनिंग, क्वांट रीजनिंग और सी से ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों ही पोर्शंस इसमें कवर किए जाएंगे। और बाकी इसके फीचर्स मैंने आपको बता ही दिए हैं कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस रखा जाएगा, PYQs जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे, है ना, डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे और टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मेंटरशिप वगैरह दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी और ओनली एट 999 हम लोग इसको आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी और रिकॉर्डिंग्स को आप लोग अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं। ठीक है, जब तक भी कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 31 मई 2025 तक, तब तक आप जितनी बार भी चाहें इन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई रिकॉर्डिंग्स में कोई ऐसा नहीं है। और जो लोग लाइव देख सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो लोग लाइव नहीं देख सकते उनके लिए रिकॉर्डिंग्स हैं। और जिन्होंने लाइव देख लिया है वो भी रिकॉर्डिंग्स बाद में देख सकते हैं ज़रूर, अगर दोबारा वीडियो वगैरह देखने की ज़रूरत उनको महसूस होती है तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द इस बैच में एनरोल कर लें। ओनली एट 999 ये आपको बैच मिलेगा। ठीक है, और बैच इज़ लिमिटेड टू 50 स्टूडेंट्स, सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को हम लोग एक बैच में इंक्लूड कर रहे हैं। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज़्यादा समय का इंतज़ार ना करें, ज़्यादा समय वेस्ट ना करें और जल्द से जल्द एनरोल कर लें। ठीक। अच्छा, और एक चीज़ और है यहाँ पर, क्योंकि मंथ का अंत हो रहा है ना, मंथ का एंड हो रहा है, तो हम लोग आप लोगों के लिए मंथ एंड सुपर सेल लेके आए हैं, जिसमें आप लोगों के लिए 3 दिन का ऑफ़र है। आज 29 तारीख है और 29 से लेकर 31 तक हमारे सभी कोर्सेज़ और PDF नोट्स में आपको फ्लैट 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है कि हमारी वेबसाइट में आप जा सकते हैं okul.co, या जो हमारा ऐप है ओकुल नाम से, उस पर आप जा सकते हैं। जो भी नोट्स या PDF नोट्स या कोर्स में आप एनरोल करना चाहें उसको कार्ट में ऐड करें और कोड यूज़ कर लें AUG। ठीक है, AUG30 कोड आप लोग यूज़ कर लें तो आपको 30% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सेल है ये आईना सीरीज़ के जो मंथली कंपाइल्ड PDFs हम आपको दे रहे हैं उस पर, और जो सी सेट का लाइव कोर्स है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। बाकी जितने भी हमारे वेबसाइट पर, ऐप पर जितने भी कोर्सेज़ और PDF नोट्स अवेलेबल हैं उन सभी पर ये सेल एप्लीकेबल है। तो आपको जो भी और कोर्स वगैरह ख़रीदने हैं या नोट्स परचेज़ करने हैं तो उस पर आप 30% सेल का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज से ये सेल शुरू हो गई है और अगले 3 दिन के लिए रहेगी, 31 तारीख तक। ठीक है, चलिए। और बाकी आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जिन लोगों को भी ये सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं वो अपनी तरफ से ज़रूर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, ताकि इन सेशंस को हम लोग यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाएँ। चलिए, अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पर देखते हैं। तो फ्रंट पेज पर एज सच कुछ बहुत ज़्यादा तो आर्टिकल यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति है ना, ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि ये जो महिलाओं के साथ जो इस तरीके के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, स्पेशली जो कोलकाता वाला मामला है ना, तो उसको लेकर इनका यही कहना है कि इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, है ना। और मतलब सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। इस तरीके की बातें यहाँ पर प्रेसिडेंट की तरफ से कही जा रही हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है, इसके 10 साल पूरे हुए हैं। मैंने कल भी आपके साथ एक आर्टिकल डिस्कस किया था, एक एडिटोरियल। आज भी एक आर्टिकल आया है जो इस पूरे के पूरे योजना की, स्कीम की जो 10 साल की स्टेटस रिपोर्ट है उसके बारे में जिक्र करता है। एक्सप्लेन पेज पर आर्टिकल है, वो भी हम लोग देखेंगे।
है ना। और बाकी तो यहाँ पर और कुछ खास नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक मामले में पीएमएलए से जुड़ा हुआ एक मामला है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पीएमएलए के भी जो मामले होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के भी जो मामले हैं, उनमें भी कंडीशन यही लागू होगी कि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन। ठीक है, जनरली पीएमएलए केसेस में ये कहा जाता है कि जेल इज़ द रूल एंड बेल इज़ द एक्सेप्शन, क्योंकि उसमें बेल मिलने या रिहाई मिलने के, ज़मानत मिलने के जो नियम कानून हैं, या जो उसके आप कह सकते हैं कि कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाई गई हैं कि उसमें अगर किसी को भी एक्यूज्ड बना के पीएमएलए केस के तहत अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको कस्टडी में रखा जाता है, तो उसकी ज़मानत मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और अभी हाल ही के दिनों में हमने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के जो मामले रहे हैं, उनमें ये चीज़ें देखी हैं। ठीक है, उनमें आपने देखा होगा कि पीएमएलए से जुड़े हुए मामलों में जितने भी अभी तक ये दिल्ली सरकार के मंत्री वगैरह थे, और है ना, इससे जुड़े हुए कुछ और लोग भी थे, तो उनके साथ भी यही हुआ था। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ साफ कहा है कि पीएमएलए का जो केस है, उसमें भी बेल जो है वो रूल है और जेल जो है वो एक्सेप्शन है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सेक्शन 45 ऑफ द पीएमएलए के अंतर्गत जो कंडीशंस दी गई हैं उनको फुलफिल करना ठीक है, लेकिन उसके तहत आप ये नहीं कह सकते कि बेल मिलना जो है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, बेल को अभी भी ये माना जाएगा कि बेल इज़ द रूल, कि बेल अगर किसी को भी किसी भी कंडीशन पर दी जा सकती है तो वो दी जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, और आर्टिकल 21 को ये कहा गया है कि ये सारी चीज़ें दीज आर रिलेटेड टू आर्टिकल 21। जैसे आर्टिकल 21 कहता है ना कि राइट टू फ्रीडम, ठीक है, पर्सनल फ्रीडम की बात करता है, पर्सनल लिबर्टी की बात करता है ना, कि आप किसी भी व्यक्ति की जो लाइफ है, ठीक है, उसको मतलब उसकी जो राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ है उसको आप छीन नहीं सकते। मतलब राइट टू, मैं कहूँगा राइट टू लाइफ जो है उसका आप वो नहीं छीन सकते। आप उस व्यक्ति की जो पर्सनल फ्रीडम है वो नहीं छीन सकते। ठीक है, जो उसकी लिबर्टी है वो नहीं छीन सकते। तो उसमें भी वही चीज़ की कही गई है कि किसी व्यक्ति को लिबर्टी देना जो है, या किसी व्यक्ति को लिबर्टी मिलना, वो उसका अधिकार है। लेकिन हाँ, उसको आप, जैसे उसमें लिखा गया है आर्टिकल 21 में कि मतलब नो बडी कैन बी डिनाइड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अनलेस स्पेसिफाइड बाय अ लॉ दैट इज एस्टेब्लिश्ड बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अगर, सॉरी, नॉट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इट इज़ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति की जान ली जानी है तो वो ली जा सकती है। ऐसा उसमें लिखा है, किसी व्यक्ति की अगर पर्सनल फ्रीडम को छीनना है या पर्सनल लिबर्टी को छीनना है तो वो छीना जा सकता है, बट दैट इज़ ओनली ड्यू ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत। तो उसमें भी यही कहा गया है कि वो छीनी जा सकती है, बट उसमें भी ये नहीं है कि आप अगर छीनी जा सकती है तो आप छीन ही लेंगे। अगर उस व्यक्ति को लिबर्टी दी जा सकती है तो पहला रूल जो है वो ये होगा कि उसको लिबर्टी मिले। लिबर्टी नहीं मिलना दैट इज़ एन एक्सेप्शन, या उसकी लिबर्टी छीनना इज़ एन एक्सेप्शन। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है। बाकी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को हाईलाइट करा है कि पीएमएलए के केसेस में भी बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। बीच के पेजेस में कोई खास आर्टिकल नहीं है। एक्सप्लेन पेज पर हम लोग दो आर्टिकल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, है ना। हमारे दो आर्टिकल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक आर्टिकल है जो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। स्टेट पीसीएस में हो सकते हैं या एसएससी रेलवेज़ वगैरह में हो सकते हैं, अगर आप में से कोई इस तरीके के एग्ज़ाम्स भी देते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि हिमाचल बिल रेजेस वुमेन्स एज मैरिज। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है वहाँ पर एक बिल पास किया गया है, और उस बिल में जो महिलाओं की न्यूनतम एज होती है शादी के लिए उसको बढ़ा दिया गया है। वैसे 18 साल होती है, पर उसको बढ़ा के 21 साल कर दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन कहीं पर वन लाइनर के रूप में ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं की जो शादी की न्यूनतम एज है उसको बढ़ाया है। ठीक है, इन रिसेंट टाइम विच स्टेट हैज़ रेज्ड द मैरिजेबल एज ऑफ वुमेन। ऐसे करके सवाल पूछा जा सकता है, 3-4 स्टेट के नाम दिए जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, द आंसर विल बी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये छोटी न्यूज़ है, इसको एज सच मैं कहीं पर लिख नहीं रहा हूँ, कहीं पर वो नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने आपको रेफरेंस दे दिया। अगर आप कहीं पर शॉर्ट में कुछ चीज़ें नोट करते हैं तो वहाँ पर आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग मैंने आपको बताया कि ये जो 10 साल पूरे हुए हैं जनधन के, इसकी बात करेंगे। और इसरो ने बेसिकली एक ह्यूमनॉइड स्कल बनाया है जिसका इस्तेमाल गगनयान में किया जाएगा।
इसकी बात हम लोग करेंगे। और एक आर्टिकल जो है वो हमें इकोनॉमी वाले पेज पर देखना है कि कैबिनेट ने 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ को अप्रूव किया है। तो इसकी हम लोग बात करेंगे, ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और कौन कौन सी ये 12 शहर हैं, इनके बारे में बात की जाएगी, ठीक है। तो ये आज के हमारे 3 आर्टिकल रहेंगे जिनके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो एक एक करके इन आर्टिकल्स को हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस आर्टिकल की बात करेंगे कि हाउ इसरो डिज़ाइंड ह्यूमनॉइड स्कल विच विल बी यूज्ड इन गगनयान। ठीक है, कि इसरो ने एक ह्यूमनॉइड स्कल को कैसे डिज़ाइन किया जिसका इस्तेमाल जो है वो गगनयान मिशन में किया जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको ये? चलिए, तो यहाँ पर लिखा है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो का जो अनक्रूड मिशन होगा, ठीक है, गगनयान में वैसे तो ह्यूमंस को भेजना है, लेकिन ह्यूमंस को भेजने से पहले वो अनक्रूड भेजा जाएगा, मतलब विदाउट ह्यूमंस जाएगा, क्योंकि पहले उसको टेस्ट वगैरह किया जाएगा, है ना। तो जो अनक्रूड गगनयान मिशन होगा 2025 में, वो कैरी करेगा द फीमेल हाफ ह्यूमनॉइड व्योम मित्र। ठीक है, वो एक फीमेल बेसिकली एक मतलब एक रोबोट तरीके का बनाया गया है, हाफ ह्यूमनॉइड, जिसका नाम है व्योम मित्र। और व्योम मित्र का लिटरली मतलब क्या है? व्योम का मतलब होता है आकाश, है ना, आकाश मतलब स्पेस, और मित्र का मतलब फ्रेंड, तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया स्पेस फ्रेंड। तो जो ये व्योम मित्र का स्कल है, स्कल मतलब क्या होता है, क्या कहते हैं स्कल को? खोपड़ी। ठीक है, हिंदी में उसको क्या कहेंगे? और खोपड़ी कहेंगे। तो जो व्योम मित्र की जो खोपड़ी है, जो स्कल है, उसका डिज़ाइन बेसिकली इसरो का जो इनर्शियल सिस्टम यूनिट है विक्रम साराभाई सेंटर तिरुवनंतपुरम केरला में, उसने इसका डिज़ाइन रिसेंटली फाइनलाइज किया है। तो पहले ये देखो इस तरीके का स्कल, स्कल मतलब वही खोपड़ी है ना। चलो, अब सबसे पहले ये देखो कि ह्यूमनॉइड्स होते क्या हैं। ह्यूमनॉइड्स या फिर हाफ ह्यूमनॉइड्स, ये रोबोटिक सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, रोबोटिक सिस्टम्स डिज़ाइन टू रिजेंबल ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस को रिजेंबल करते हुए, मतलब बिल्कुल ह्यूमंस की तरह दिखेंगे, ह्यूमंस की तरह ये कुछ टास्क भी कर सकते हैं। उस तरीके के जो रोबोटिक सिस्टम्स होते हैं उनको कहा जाता है ह्यूमनॉइड्स या फिर हाफ ह्यूमनॉइड्स। ठीक है, तो व्योम मित्र जो है इसमें मूवेबल आर्म्स होंगे, मतलब इसके जो हाथ वगैरह हैं वो आप मूव कर सकते होंगे। ठीक है, टॉर्सो रहेगा, टॉर्सो मतलब जो बॉडी का ये वाला पार्ट होता है, दिस इज नोन एज टॉर्सो। देन उसका फेस होगा और उसकी नेक भी होगी, और ये स्पेस में ऑटोनॉमसली यानी कि खुद से ये फंक्शन कर सकता है। ठीक है, अच्छा, कहीं पर अगर इसकी इमेज हमें दिखाई देगी, डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो आई थिंक मिलेगी इसकी इमेज हमें, एक बार हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, इसकी इमेज हमें मिलेगी। तो ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि किस तरीके का दिखाई देता है। देखिए, ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है, दिख रहा है? इसीलिए बोला गया है कि ये फीमेल के रूप में डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, दिख रहा है आपको? व्योम मित्र, है ना, इस तरीके का बनाया गया। आई होप दिख रहा है, समझ में आया चीज़? ठीक है, और इन जनरल जो रोबोटिक सिस्टम्स का काम होता है वो क्या होता है कि एस्ट्रोनॉट्स को मदद करना, कि जो रिपीटेटिव काम है या जो डेंजरस टास्क होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो थोड़ा सा खतरे भरे होते हैं, डेंजरस टास्क होते हैं स्पेस में, जैसे कि सोलर पैनल्स जो किसी स्पेसक्राफ्ट में लगे हुए हैं उसकी सफाई करना, या फिर जो स्पेसक्राफ्ट के बाहर अगर कोई इक्विपमेंट लगा हुआ है उसमें अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक करना। तो इस तरीके के डेंजरस टास्क जो हैं वो रोबोट्स करते हैं। ठीक है, और इससे बेसिकली होता क्या है कि एस्ट्रोनॉट्स को एक तो प्रोटेक्शन मिल जाती है, एस्ट्रोनॉट्स को ये सारे काम नहीं करने पड़ते, और साथ ही साथ एस्ट्रोनॉट्स को टाइम मिल जाता है कि वो जो साइंटिफिक मिशन उनके पास है या जो साइंटिफिक काम के लिए वो गए हुए हैं स्पेस में, वो करने का उनको समय मिल जाता है। ठीक है, अब वाई विल इसरो सेंड अ ह्यूमनॉइड टू स्पेस नेक्स्ट ईयर। अब अगला सवाल यही है कि अगले साल तो बात ये हो रही थी कि पहले 2024 का ही जिक्र हो रहा था, फिर 2025 का जिक्र हो रहा था कि गगनयान मिशन जो है वो 2025 में लॉन्च होगा, है ना। तो गगनयान में तो बात हो रही थी कि ह्यूमंस भेजे जाएंगे, तो ये ह्यूमनॉइड का कहाँ से कंसेप्ट आ गया बीच में कि पहले ह्यूमनॉइड भेजा जाएगा? तो यहाँ पर ये लिखा है कि अगले साल का जो मिशन होगा वो
एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में उसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, कि मतलब पहले जो है वो टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि, क्योंकि अभी तक इंडियंस ने एज सच ह्यूमंस को भेजा नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार में ह्यूमंस को भेज दिया जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, है ना। अगर पहले ह्यूमनॉइड भेजा जाएगा, फिर चेक किया जाएगा कि सारी चीज़ें जो है वो ठीक तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, है ना। टेक्नोलॉजी सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, जो ह्यूमनॉइड भेजा गया है उसके ऊपर किस तरीके का स्पेस की जो कंडीशंस है ना, वहाँ के जो वातावरण है, वहाँ के जो हालात हैं, उनका उस ह्यूमनॉइड के ऊपर क्या इम्पैक्ट या क्या असर पड़ रहा है, उन सब चीज़ों को जानने के बाद, उन सब चीज़ों की स्टडी करने के बाद ही रियल ह्यूमंस जो है उनको भेजा जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि नेक्स्ट ईयर का जो मिशन है इस प्राइमरीली डिज़ाइन टू बी अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द व्योम मित्र, और इट विल सी द हाफ ह्यूमनॉइड यूज इट्स रोबोटिक आर्म्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस एट द क्रू कंसोल। तो जो क्रू कंसोल होगा, मतलब जहाँ पर ह्यूमंस को भेजा जाना है रियलिटी में, उस पर ये कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा जो व्योम मित्र है। विजुअली मॉनिटर वेरियस सिस्टम्स इनसाइड द क्रू मॉड्यूल के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं उनको विजुअली ये मॉनिटर करेगा, और जो अर्थ बेस्ड मिशन कंट्रोल टीम होगी, जो अर्थ पर बेस्ड होगी, उसके साथ कम्युनिकेट भी करेगा। मतलब यही सारे टास्क जनरली जो रियल ह्यूमंस जाएंगे वो भी करेंगे, बट इसीलिए पहले ये ह्यूमनॉइड से कराए जा रहे हैं कि एक बार देख लिया जाए कि ये सारा कुछ जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद रोबोट की जो टेक्नोलॉजी है उसकी परफॉर्मेंस को इसरो इवेल्युएट करेगा टू मेजर द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ स्पेस ट्रेवल ऑन ह्यूमन बींग्स। वही मैंने बताया कि जो स्पेस ट्रेवल का इम्पैक्ट है ह्यूमन बींग्स के ऊपर, उसको मेजर किया जाएगा, और उसके बाद जो पहला क्रूड मिशन होगा, ठीक है, वो होगा 2025 के एंड के आसपास। अब हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये अभी कह नहीं सकते, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का मतलब है कि अगर ये व्योम मित्र वाला ही होता है 2025 में, तो उसके बाद 2025 के एंड तक क्रूड मिशन हो जाएगा। कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट लेट्स होप कि हो जाए, है ना। चलिए, और आगे लिखा है कि हाउ डिड इसरो डिज़ाइन द ह्यूमनॉइड स्कल फॉर व्योम मित्र। अब ये इसरो ने कैसे डिज़ाइन किया इस ह्यूमनॉइड स्कल को, तो उसमें लिखा गया है कि जो रिसेंटली डिज़ाइंड ह्यूमनॉइड स्कल है, इसमें की कंपोनेंट्स रहेंगे रोबोट के। ठीक है, रोबोट के जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो इसमें रहेंगे, और इसको एल्यूमिनियम एलॉय का इस्तेमाल करके बनाया गया है। ठीक है, दैट इज़ ALSI 10 mg। एलॉय का मतलब वही होता है कि मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसमें मेन है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के एलॉय से इसको बनाया गया है। और एल्यूमिनियम के एलॉय का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, वज़न इसका कम होता है, लाइट वेट होता है, हीट रेजिस्टेंस होता है कि मतलब ज़्यादा हीट को भी ये बियर कर सकता है, और इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं। दिस अलॉय इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग ऑटोमोटिव इंजन्स एंड एरोस्पेस कंपोनेंट्स। इस अलॉय का इस्तेमाल जनरली जो है वो ऑटोमोटिव इंजन्स, यानी कि गाड़ियों के जो इंजन्स वगैरह हैं वो बनाने के लिए, और एरोस्पेस के मतलब एरोप्लेन्स वगैरह के जो कंपोनेंट्स वगैरह बनाने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी का यूज़ करके ये स्कल बनाया गया है। क्रूशली ये स्कल को जो है वो डिज़ाइन किया गया है टू बी इनक्रेडिबली स्टर्डी। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टर्डी है, मतलब बहुत ज़्यादा ये एक तरीके से आप कह सकते हैं मजबूत है। कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग सम एक्सट्रीम वाइब्रेशन लोड्स दैट आर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग अ रॉकेट लॉन्च। ठीक है, रॉकेट लॉन्च के दौरान कुछ बहुत ज़्यादा वाइब्रेशनल लोड्स आते हैं, तो उसको भी ये झेल सकता है, विदस्टैंड कर सकता है। और एल्यूमिनियम अलॉय की जो हाई स्ट्रेंथ है उसकी वजह से जो यील्ड स्ट्रेंथ है इसकी वो 220 मेगापास्कल से ज़्यादा है। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल पर आप कितना स्ट्रेस दे सकते हैं। ठीक है, कितना स्ट्रेस दे सकते हैं कि वो उससे पहले परमानेंटली डिफॉर्म होना शुरू हो जाए। ठीक है, स्ट्रेस इज़ नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, कि आप कितना उस पर फोर्स लगा रहे हैं। आप जो लोग मतलब वैसे तो खैर साइंस इतनी सब लोगों ने पढ़ी होगी क्लास 10 तक, बट चलो जिसको याद नहीं भी है कोई बात नहीं। और बाकी जो इंजीनियरिंग वगैरह से नहीं है, खासकर मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या इस तरीके की इंजीनियरिंग से, वो भी छोड़ो, सिंपली ये समझ के रखो फोर्स। ठीक है, कि आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ डिफॉर्म होगी, मतलब उसका शेप जो है वो बदलेगा। तो कितना आप फोर्स लगा सकते हो जिससे कि जब तक वो चीज़ डिफॉर्म ना हो, उसकी ये बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपली आप ये मान के चलो कि इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ह्यूमनॉइड स्कल का जो डायमेंशन है
जो इसके मॉडल का डायमेंशन है वो 200 मिलीमीटर बाय 200 मिलीमीटर का है, और जो वज़न है वो 800 ग्राम का है। इसके बाद ये जो ALSI 10 mg यानी कि जो एल्यूमिनियम के अलॉय से इसको बनाया गया है, दैट इज़ ऑल्सो एमिनेबल टू द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, यानी कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक के थ्रू इसको बनाया गया है ना। और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में होता क्या है कि ईजी इंडक्शन ऑफ लेटिस स्ट्रक्चर्स एज इनकॉर्पोरेटेड इन द ह्यूमनॉइड स्कल डिज़ाइन। ठीक है, लेटिस स्ट्रक्चर का ईजी इंडक्शन मतलब लेटिस स्ट्रक्चर्स मतलब लेयर बाय लेयर इन चीज़ों को यहाँ पर बनाया गया है। इंपॉर्टेंटली इट हेल्प्स इन सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ द ओवरऑल वेट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, और इसकी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट का ओवरऑल वेट है वो काफ़ी कम हो जाता है। जो कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक होती है, अनलाइक दैट, AM follows a process in which a desired part of product is created in a layered manner। ठीक है, यही मैंने आपको बताया कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में जो ये एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें कोई भी पार्ट या प्रोडक्ट जो है वो लेयर्ड मैनर में यानी कि लेयर बाय लेयर के रूप में बनाया जाता है। और ये मेथड जनरली आपको जो 3D प्रिंटिंग टेक्निक होती है उसमें यूज़ किया जाता है ना। और मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि स्टडी येट फ्लेक्सिबल लाइट वेट मटीरियल्स आर ऑफन यूज टू बिल्ड पेलोड्स फॉर स्पेस मिशंस। स्पेस मिशंस के लिए जो पेलोड्स बनाए जाते हैं वो भी ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो, काफ़ी ज़्यादा स्टडी हो, लेकिन कैसा हो, फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, और लाइट वेट भी हो। इसीलिए जो हैवियर, क्योंकि ज़्यादा अगर पेलोड हैवी होगा तो उसके लिए फिर स्पेस तक पहुंचने के लिए ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ जो रॉकेट है, अगर ज़्यादा फ्यूल कैरी करने के लिए आपको रॉकेट का साइज़ भी बड़ा चाहिएगा, तो ये इशू है। इसलिए जो भी पेलोड्स वगैरह बनाए जाते हैं स्पेस मिशंस के लिए वो सारे ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं जो मटेरियल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, स्टर्डी हो, लेकिन फ्लेक्सिबल हो और लाइट वेट हो। ठीक है, ताकि उनको कैरी करने के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत ना पड़े, और बहुत ज़्यादा फ्यूल की अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो फिर आप उसको जो स्टैंडर्ड साइज़ या मीडियम साइज़ के रॉकेट्स हैं उसके थ्रू भी लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़ें। तो ये वाला आर्टिकल समझ में आया, दैट इज़ अबाउट द ह्यूमनॉइड स्कल विच इज़ गोइंग टू बी यूज्ड इन गगनयान। और ये आर्टिकल आप लोग सिंपल है, ये तो टॉपिक भी आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। साइंस एंड टेक में इसको आप लेंगे सिंपली। चलिए, इसके बाद हम लोग अगले आर्टिकल पर आएंगे, दैट इज़ 10 ईयर्स ऑफ जनधन। वैसे तो हम लोग कल भी थोड़ा सा इसके बारे में देखे थे, लेकिन आज कुछ डेटा ज़्यादा दिया गया है तो वो हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। इन केस कहीं पर लिखने को आ जाए, क्योंकि 10 साल हुए हैं, तो आ सकता है कि इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना, है ना, इन द ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड, ऐसा सवाल आ सकता है मेंस में, कोई भरोसा नहीं है। तो वहाँ पर आए तो ये सारी की सारी जो कहानी लिखी हुई है इसको छाप देना वहाँ पर, है ना, तो काम हो जाएगा। क्लियर है। देखो अब यहाँ पर ये लिखा है कि एज द प्रधानमंत्री जनधन योजना कंप्लीटेड 10 ईयर्स ऑन वेडनेसडे, कल यानी कि 28 तारीख को इसके 10 साल पूरे होते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेल्ड द मोमेंटस अचीवमेंट ऑफ द स्कीम। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्कीम का जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है उसको, उसकी तारीफ़ की है ना। दैट हैज़ बीन पैरामाउंट इन बूस्टिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, और ये स्कीम जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इसकी वजह से जो करोड़ों लोग हैं, स्पेशली महिलाएं, युवा और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनको डिग्निटी भी मिली है, उनको एक सम्मान भी मिला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2014 के दिन एज अ नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, और पिछले लगभग एक दशक में 10 साल में 53.13 करोड़ 53.13 करोड़ जनधन अकाउंट जो है वो खोले गए हैं। और इनमें से लगभग 30 करोड़ के आसपास 29.56 करोड़ अकाउंट जो हैं वो महिलाओं के हैं, है ना, उसमें विमेन बेनिफिशरीज़ हैं। और ये अगर हम डेटा को कंपेयर करें तो 53 करोड़ की जो है वो बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, जो लगभग आई थिंक 44-45 करोड़ के आसपास है। और यूनाइटेड स्टेट्स की पॉपुलेशन 29 या 30 करोड़ के आसपास जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की पॉपुलेशन है, तो उसके आसपास ये वाला संख्या है। अब इस स्कीम को जो है वो अनाउंस किया गया था इंडिपेंडेंस डे के दिन। ठीक है, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वॉज वन ऑफ द अर्ली इनिशिएटिव्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि उस समय 2014 के मई में ही सरकार बनी थी, और जो पहला ये था इंडिपेंडेंस डे उसके बाद
2014 15 अगस्त के दिन, उसी दिन इस स्कीम को जो है वो अनाउंस किया गया था 15 अगस्त 2014 के दिन। और उसमें प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि आई हैव कम हेयर विद अ प्लेज टू लॉन्च आई स्कीम ऑन दिस फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, कि मैं यहाँ पर जो ये हमारे आज़ादी का पर्व है, इस दिन एक शपथ लेके आया हूँ एक स्कीम लॉन्च करने के लिए। इस स्कीम का जो नाम होगा दैट विल बी प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऐसा प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था। उसके बाद ये भी कहा गया था कि आई विश टू कनेक्ट द पुअरेस्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री विद द फैसिलिटी ऑफ बैंक अकाउंट्स थ्रू दिस योजना, कि मैं इस योजना के तहत जो हमारे देश के सबसे गरीब सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनको बैंक अकाउंट की सुविधा के साथ जोड़ना चाहता हूँ। ये योजना जो है वो एक विंडो खोलेगी। एन अकाउंट होल्डर अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना विल बी गिवन अ डेबिट कार्ड, इनको एक डेबिट कार्ड दिया जाएगा। 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस गारंटी दी जाएगी, है ना, हर गरीब परिवार के लिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया। अब इस स्कीम के अगर हम फीचर्स की बात करें, स्कीम लॉन्च हुई फिर 28 अगस्त के दिन। इसमें बैंक्स ने जो है वो लगभग 77,892 इतने कैंप्स लगाए पूरे देश में, और लगभग 1.1 करोड़ अकाउंट्स, ठीक है, लगभग 1,80,00,000 अकाउंट जो है वो खोले। गिनीज़ बुक की वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसमें भी ये अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया है कि मोस्ट बैंक अकाउंट्स ओपनड इन 1 वीक एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंपेन इज 1,80,96,130, और इसको अचीव किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्रॉम 23 टू 29 अगस्त 2014। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। बट अब ये चीज़ मुझे समझ में थोड़ा सा मतलब डेट की वजह से नहीं आ रही है, मैं आपको इसलिए बताता हूँ। स्कीम लॉन्च हुई है 28 अगस्त के दिन, ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है कि 23 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में इतने अकाउंट खोले गए। तो जब स्कीम ही लॉन्च हुई है 28 अगस्त को, तो इतने सारे अकाउंट 23 अगस्त से कैसे खोले गए? ठीक है, अब चलो वो जो भी है, बट ये ध्यान रखिएगा कि इसको लेकर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसमें भी इस अचीवमेंट का मेंशन किया गया है कि एक हफ्ते में कहीं पर सबसे ज़्यादा जो बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं वो इंडिया में है। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि द लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रोवाइडेड एन अनप्रेसिडेंटेड बूस्ट टू द गवर्नमेंट्स कैंपेन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एट अ स्केल नेवर सीन बिफोर। ठीक है, ये जो स्कीम लॉन्च की गई, इसकी वजह से सरकार का जो कैंपेन था, जो प्रचार था फाइनेंशियल इंक्लूजन का, उसको एक बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है, और वो भी एक ऐसे स्केल पर, एक ऐसे स्तर पर जो आज से पहले कभी देखा नहीं गया था। हालांकि पिछली सरकारों ने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के को लेकर कुछ पहल की थी, कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे। जैसे कि प्रीवियस यूपीए गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की थी ऑफ नो फ्रिल्स बैंक अकाउंट्स। ठीक है, नो फ्रिल्स बैंक अकाउंट का मतलब कि ऐसे अकाउंट्स जिनको मैनेज वगैरह करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह नहीं लगता है ना, जैसे ज़ीरो बैलेंस अकाउंट्स होते हैं ना, उस तरीके के अकाउंट्स खोलने की बात इनके लिए इन्होंने भी कही थी, ऐसे लोगों के लिए जिनका बैंक अकाउंट नहीं है। लेकिन इस तरीके की स्कीम जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन वो गेन नहीं कर पाई, मतलब बहुत ज़्यादा वो सफल नहीं हो पाई, प्रसिद्ध नहीं हो पाई। अब यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला जो उद्देश्य था प्रधानमंत्री जन धन योजना का, वो ये था कि एक बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलना है अनबैंक्ड इंडिविजुअल्स के लिए, जी, कि जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है उन लोगों का एक बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलना है। देयर वॉज नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन एनी मिनिमम बैलेंस। ठीक है, इन अकाउंट्स में कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, और दीज अकाउंट्स अर्नड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स लाइक रेगुलर अकाउंट्स। और जैसा बाकी अकाउंट्स में आप जब पैसा जमा करते हैं तो उनमें इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरीके का इंटरेस्ट इन अकाउंट्स में भी मिलता है। ठीक है, और ये जितने भी PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के जितने भी लोगों के बैंक अकाउंट्स खोले गए, उनको डेबिट कार्ड दिया गया, रुपे डेबिट कार्ड। ठीक, इसके बाद एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर दिया गया 1 लाख रुपए तक का, जो कि इस रुपे कार्ड के साथ अवेलेबल होगा, जो इन लोगों को जारी किया गया। और बाद में इस कवर को जो है वो जिन लोगों के अकाउंट्स 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए हैं, उनके लिए ये कवर को बढ़ा के 2 लाख रुपए का कर दिया गया है। इसके बाद जो एलिजिबल प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट योजना के अकाउंट होल्डर्स हैं, वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी ले सकते हैं 10,000 रुपये तक की। ठीक है, ओवरड्राफ्ट बेसिकली एक तरीके का आप लोन कह सकते हैं, इंस्टेंट लोन, तो वो चीज़ भी यहाँ पर मिल जाती है, 10,000 रुपये तक की मिल सकती है। ठीक है, इसके बाद
प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स जो हैं वो दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए भी एलिजिबल हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए एलिजिबल हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए एलिजिबल हैं। अटल पेंशन योजना और जो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक यानी कि मुद्रा स्कीम है उसके लिए भी एलिजिबल हैं ये सारे अकाउंट्स। ठीक है, जो भी इस योजना के अंतर्गत अकाउंट्स खुले हैं वो। अब इसके बाद प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो 14 अगस्त 2014 तक की बात की गई है। लगभग 53 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट्स जो है वो खुल चुके हैं इस योजना के अंतर्गत, और उनमें से 35 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट जो है वो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में खुले हैं, और लगभग 18.25 करोड़ के आसपास जो अकाउंट्स हैं वो अर्बन एरियाज़ में खुले हैं। टोटल इन अकाउंट्स में जो डिपॉजिट है वो 2,31,000 करोड़ के आसपास है, और आधे से ज़्यादा अकाउंट्स यानी कि हम 30 करोड़ के आसपास बात कर रहे हैं वो महिलाओं के नाम पर है, और टोटल 36 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड जो हैं वो इशू किए जा चुके हैं। लार्जेस्ट शेयर जो है वो इन अकाउंट्स का वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास है। लगभग 41 करोड़ अकाउंट जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास हैं। रीजनल रूरल बैंक्स के पास लगभग 10 करोड़ के आसपास अकाउंट है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास 1.64 करोड़ अकाउंट्स हैं, और रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो है उनके पास लगभग आप कह सकते हैं 0.19 करोड़ या फिर 19 लाख के आसपास अकाउंट्स इनके पास हैं। स्टेट वाइज एनालिसिस की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो राज्य है दैट इज़ उत्तर प्रदेश, वहीं पर सबसे ज़्यादा अकाउंट्स खोले गए हैं 9.45 करोड़, और सबसे कम अकाउंट जो है वो खोले गए हैं लक्षद्वीप में, सिर्फ 9,256। इसके बाद 15 राज्य ऐसे हैं यूपी के अलावा जहां पर 1 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट्स खोले गए हैं, और वो 15 राज्यों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। वो है बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आसाम, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हरियाणा। तो ये कुल मिला के यूपी के अलावा 15 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर जनधन अकाउंट्स खोले गए हैं 1 करोड़ से ज़्यादा। ठीक है, अब इस स्कीम का अगर हम इम्पैक्ट को समझें कि इस स्कीम का क्या असर पड़ा है, तो द स्कीम विच इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ जैम ट्रिनिटी, ठीक है, जैम मतलब वही जनधन, आधार और मोबाइल, तो उसका जो ये ट्रिनिटी का एक पार्ट है, इसका फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। पहली बात तो ये है कि ओपनिंग ऑफ मोर देन 500 million अकाउंट्स हैज़ फ्यूल डिमांड फॉर बैंकिंग सर्विसेज। इसकी वजह से बैंकिंग सर्विसेज की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और कॉमर्शियल बैंक्स ने रीसेंट ईयर्स में, हाल ही के सालों में, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी एक्सपेंड किया है। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स की जो ब्रांचेज हैं वो 2013 के मुकाबले 2023 में 46% बढ़ गई हैं ब्रांचेस। ठीक है, और इनमें से लगभग 1.5 लाख के आसपास ब्रांचेस जो हैं यानी कि 35% आप कह सकते हैं वो रूरल एरियाज़ में है, 28% जो है वो सेमी अर्बन एरियाज़ में है, 18% अर्बन एरियाज़ में है, और 19% जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में है। एटीएम्स की संख्या जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, 30% के आसपास। और जो पॉइंट ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल मतलब जहाँ पर आपने वो देखा होगा कि किसी दुकान में आप जाते हैं तो एक मशीन रखी होती है, आप उसमें जाके कार्ड स्वाइप करते हैं, तो वो चीज़ें भी बड़ी हैं। ठीक है, वो 10-11 लाख के आसपास हुआ करती थी, 90 लाख के आसपास पहुंच गई है पिछले 10 सालों में। दूसरा ये लिखा है द रोल आउट ऑफ पेमेंट सॉल्यूशन सच एज यूपीआई। यूपीआई 2016 में लॉन्च हुआ था, है ना, हैज़ ईज्ड एंड इंक्रीज द बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। तो इस स्कीम के बाद जो है वो यूपीआई आई, तो यूपीआई स्कीम आने की वजह से भी क्या हुआ है कि जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं वो और ज़्यादा उसमें आसानी भी हुई है और वो बढ़ भी गए हैं। आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट है ऑन करेंसी एंड फाइनेंस जो 29 जून 2024 को रिलीज़ की गई है, उसमें ये कहा गया है कि इंडिया का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स है दैट रिसीव्ड अ फिलिप व्हेन पीएमजेडीवाई वाज लॉन्च्ड इन 2015, कि भारत का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो इनिशिएटिव है उसको एक फिलिप मतलब एक आप कह सकते हैं उसको बूस्ट मिला है। ठीक है, जब ये स्कीम लॉन्च की गई है 2014 में, डिजिटल टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन वाइडेंड द यूजिबिलिटी ऑफ बैंक अकाउंट्स फ्रॉम अ ट्रेडिशनल डिपॉजिट और क्रेडिट अकाउंट टू अ पेमेंट इंटरमीडियरी। ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन की वजह से किन का ये कहा जा रहा है कि बैंक अकाउंट्स का जो यूज़ है वो ज़्यादा बढ़ गया है। और वर्ल्ड बैंक की जो फिंडेक्स डेटाबेस है वो भी ये दिखाती है कि 78% ऑफ इंडियन एडल्ट्स जिनकी एज 15 साल या उससे ज़्यादा है उनका 2021 में बैंक अकाउंट है, कंपेयर टू ये संख्या 53% हुआ करती थी 2014 में। तीसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट योजना के जो अकाउंट्स हैं
हैव बिकम द बेडरॉक ऑफ गवर्नमेंट्स डीबीटी आर्किटेक्चर। सरकार का जो डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का जो आर्किटेक्चर है उसका ये एक बेडरॉक या उसका एक फाउंडेशन बना है, क्योंकि इससे जो पुअर्स को बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो उसमें तेज़ी आई है। और जैम ट्रिनिटी हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, और इसके थ्रू एफिशिएंसी जो ये जनधन आधार और मोबाइल को लिंक किया गया है उसकी वजह से एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हुई है। कैसे कि जो इनएलिजिबल या जो फर्जी लाभार्थी हैं उनको हटाया गया है। इनफैक्ट डीबीटी और बाकी जो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स हैं उसकी वजह से 3.48 लाख करोड़ का गेन हुआ है। मैंने आपको कल भी बताया था कि लगभग इतने लाख करोड़ का जो ये होता था लीकेज वो बच गया है। ठीक है, इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि नरेगा स्कीम हो गई या प्रधानमंत्री किसान स्कीम हो गई, है ना। ऐसा बेसिकली आरबीआई की जो रिपोर्ट है ऑन करेंसी एंड फाइनेंस उसमें बताया गया है। ठीक है, तो बेसिकली पूरा का पूरा 10 साल का जो इस स्कीम की प्रोग्रेस है वो यहाँ पर दी गई है, और क्या इसका इम्पैक्ट रहा है और क्या इस स्कीम के फीचर्स हैं सब कुछ उठा के दिया गया है। अगर आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाए कि इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना इन द लास्ट डिकेड या ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड, तो जो भी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं उठा के लिख देना। ठीक है, आई होप समझ गए बात। इस तरीके के आर्टिकल्स का इस्तेमाल वहीं पर हो सकता है, या इसमें से हो सकता है कि कुछ सवाल प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए स्टेटमेंट वगैरह बना के, बट वहाँ पर तो ठीक ही है, बट अदरवाइज मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए, तो इसके बाद जो अगला आर्टिकल है दैट इज़ आज का जो हमारा लास्ट आर्टिकल रहेगा, इसका हम लोग जिक्र करते हैं। तो इसमें लिखा है कि कैबिनेट अप्रूव्स 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ टू स्पर इन्वेस्टमेंट्स एंड आउटलेज 28,602 करोड़। यानी कि सरकार ने यहाँ पर 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ को अप्रूव किया है ताकि इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो बढ़ाया जा सके, और इन 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप करने के लिए 28,602 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होंगे। तो यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर वही मैंने बताया कि 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ को अप्रूव किया है 10 राज्यों में, ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके। और इसमें इन्वेस्टमेंट, एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट की बात की गई है 28,602 करोड़। जो शहरों को यहाँ पर चुना गया है इस इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए, उन शहरों का मैं आपको जिक्र बता देता हूँ। उत्तराखंड का एक शहर है दैट इज़ खुरपिया। इसके बाद पंजाब की अगर हम बात करें तो राजपुरा पटियाला, महाराष्ट्र में है दीघी, केरला में है पलक्कड़, उत्तर प्रदेश में 2 राज्य हैं दैट इज़ आगरा एंड प्रयागराज, बिहार में है गया, तेलंगाना में है जहीराबाद, आंध्र प्रदेश में भी 2 शहर हैं दैट इज़ ओरवाकल एंड कोप्पार्थी, और राजस्थान का जोधपुर पाली। तो ये 10 राज्यों के 12 शहर, इनको चुना गया है कि यहाँ पर इस तरीके के स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो हैं वो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाएंगी। अब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं डिज़ाइन टू अट्रैक्ट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्रीज सच एज सिंगापुर एंड स्विट्ज़रलैंड, कि सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों से यहाँ पर एफडीआई जो है वो आ सकता है। ठीक है, एम टू फॉस्टर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बाय फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम बोथ लार्ज एंकर इंडस्ट्रीज एंड एमएसएमई। तो इसमें यह है कि इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को जो है वो बढ़ावा देना है, ताकि यहाँ पर चाहे बड़ी इंडस्ट्रीज़ हों या एमएसएमईज़ हों उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट आ सके। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि इस योजना के बारे में जो यूनियन बजट अभी आया था उसमें वित्त मंत्री ने अनाउंस किया था कि 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स जो हैं उनको, उनका प्लान जो है वो सरकार सेंक्शन करेगी अंडर दी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये वहाँ पर अनाउंस किया गया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो इंडस्ट्रियल नोड्स होंगे दे आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर अचीविंग $2 ट्रिलियन इन एक्सपोर्ट्स बाय 2030, कि जो हम चाहते हैं कि 2030 तक हमारा जो एक्सपोर्ट है वो $2 ट्रिलियन का हो जाए, तो उसमें भी ये अपना रोल प्ले करेंगे। जो ये नए इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं विल बी डेवलप्ड एज ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज़ ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इनको ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज़ के रूप में डेवलप किया जाएगा। अच्छा, ये मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जो भी ऐसे डेवलपमेंट्स होते हैं, जो भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। आपने वहाँ पर टर्म सुने होंगे 2, एक होता है ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड। तो आप मुझे ये बताइएगा कि ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ये बड़ा मतलब कॉमन कंसेप्ट है, आपको पता होगा।
आप इसको कमेंट्स में मुझे बताइएगा लेकिन, ठीक है। इसके बाद ये लिखा है कि बिल्ड अहेड ऑफ डिमांड ऑन द प्लग एंड प्ले एंड वॉक टू वर्क कंसेप्ट। अहेड ऑफ डिमांड मतलब कि डिमांड से पहले ही इसको बनाया जा रहा है, प्लग एंड प्ले के कंसेप्ट पे बनाया जाएगा। प्लग एंड प्ले का मतलब होता है कि जैसे एक तो ये है कि जैसे कहा जाए कि आप कोई इंडस्ट्री खोलना, जैसे आप कोई इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं और आपको ये कह दिया जाए, जैसे इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं मतलब कि आपने कहा कि मैं एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोलना चाहता हूँ, ठीक है, कपड़ा बनाने की कोई इंडस्ट्री खोलना चाहता हूँ, कोई फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। अब उसके लिए बहुत कुछ चाहिए, है ना। सबसे पहले तो बिल्डिंग चाहिए, फिर वहाँ पर बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली की सुविधा चाहिए, है ना, आसपास पानी चाहिए, फिर जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसका डिस्पोजल के लिए फैसिलिटीज़ चाहिए। तो एक तो ये होगा कि आपको सीधे की सीधी उठा के ज़मीन दे दी गई और आपसे कहा गया कि आप अपनी जो टेक्सटाइल फैक्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं वो इस ज़मीन पर खोलिए। तो उसके लिए आपको पहले, अब खोलिए का मतलब ये तो नहीं है कि ज़मीन पे ही शुरू हो जाओगे, पहले वहाँ पर सारा का सारा आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जो बाकी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ हैं वो अरेंज करनी पड़ेंगी, है ना। तो अगर इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको दी जा रही हैं तो उसको कहा जाता है प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का मतलब वही है कि जैसे आप कोई भी चीज़ है ना, कोई भी आपके पास डिवाइस है, उसको आपने प्लग किया और ऑन किया बटन और वो चीज़ चालू हो गई। तो उसी तरीके से है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं करना है, वो आपको पहले से फैसिलिटी दी जा रही है। आप बस ये है कि वहाँ पर जाइए और अपनी इंडस्ट्री जो है वो शुरू करिए। इस तरीके की चीज़ यहाँ पर बताई गई है। एक तो प्लग एंड प्ले कंसेप्ट है, दूसरा लिखा गया है वॉक टू वर्क कंसेप्ट। अब वॉक टू वर्क कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके आसपास ही जो है वो एक कॉम्पैक्ट एरिया में रेसिडेंशियल एरिया वगैरह भी बनाया जाएगा, क्योंकि उसका ये फ़ायदा होगा कि जो लोग हैं वो आसपास रहेंगे, ठीक है। मतलब वहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होगा, वहाँ पर जो है वो उसके आसपास ही शहर भी बसाया जाएगा नियर बाय एरिया में। तो उससे होगा क्या कि वैसे तो वॉक टू वर्क का मतलब जो लिटरल मीनिंग है वो यही है कि आप अपने काम पर पैदल जा रहे हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट वही है। अब काम पर आदमी पैदल कब जाएगा, जब उसका घर और ऑफिस नज़दीक होगा। तो कंसेप्ट वही है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया होगा, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होंगी, उसके नज़दीक ही जो है वो नियर बाय ही आपका रेसिडेंशियल एरिया भी डेवलप किया जाएगा। ताकि उससे फ़ायदा क्या होगा, वही कि एक तो लोग अपने घर से काम पे पैदल जा सकते हैं, ट्रैफिक वगैरह का मतलब व्हीकल्स का इस्तेमाल कम होगा, है ना, तो ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगा, पॉल्यूशन की जो समस्या है वो भी थोड़ा सा कम होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस तरीके से डेवलप की जाएगी। तो वॉक टू वर्क कंसेप्ट और प्लग एंड प्ले कंसेप्ट क्या होता है ये मैंने आपको आई होप समझा दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो यही आर्टिकल्स थे आज के जो हमें डिस्कस करने थे। और आज के सेशंस, मतलब आजकल के जो सेशंस हैं वो ऑब्वियसली थोड़ा सा छोटे ही हो रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ आर्टिकल्स है नहीं। तो बेटर ये है कि जो आप लोगों का टाइम बच रहा है उस टाइम को आप लोग या तो पीछे का कुछ बचा हुआ है, बैकलॉग है तो रिवीजन कर लें, या फिर बाकी सब्जेक्ट जो हैं वो भी बहुत सारे आपको पढ़ने हैं, उनको भी आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। जो बच रहा है टाइम उसको कहीं ना कहीं पर सही जगह पर ज़रूर यूटिलाइज़ करें। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले आप में से जो लोग आईना सीरीज़ की कंपाइल्ड पीडीएफ्स लेना चाहते हैं उनके पास ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप लोग मंथली लेना चाहते हैं तो एट लेस देन ₹2 पर डे में आपको ओनली एट ₹59 मिल जाती है ना। जुलाई मंथ की ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, जून भी लॉन्च है, अगस्त का महीना भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो उसके बाद बहुत जल्द वो भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप अगले साल के मेंस एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो आपको 16 महीने की पीडीएफ ओनली एट 16 मंथ्स पीडीएफ ओनली एट ₹680 मिल जाती है। 12 महीने की पीडीएफ ओनली एट 510 में मिल जाती है। और इसी तरीके से 8 महीने की पीडीएफ 345 में, और 4 महीने की पीडीएफ 175 में, ठीक है। और बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया कि अगर आप मंथली लेना चाहते हैं तो एट लेस देन ₹2 पर डे के हिसाब से ₹59 में ले सकते हैं। बाकी आप हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आपने किसी भी वीडियो कोर्स में हमारे एनरोल किया हुआ है तो आप इस ऐप के थ्रू वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी हमारे आईना सीरीज़ के जो फुल कोर्सेज़ हैं, अगर आप इनमें एनरोल करना चाहते हैं, अगर किसी का कोई कोर्स रह गया था पास्ट का कवर करना, तो अभी आप लोगों के पास ऑफ़र भी है 30% ऑफ के साथ। आप ये कोई भी कोर्स मंथली, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स के जो भी कोर्स आपकी ज़रूरत है वो आप एनरोल कर लें, ठीक है। और लास्ट ईयर के भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर आप उसमें एनरोल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ
जो कंपाइलेशन पीडीएफ नोट्स है आपको हम वो दे रहे हैं पिछले 12 महीने की, यानी कि जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक की। इंग्लिश में पीडीएफ नोट्स हैं ओनली इन एट 499 रुपीज़। अगर आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज पीडीएफ नोट्स हमारे वेबसाइट और ऐप पर लिस्टेड हैं, आप वहाँ से जाके एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो ये नंबर दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, हम यहाँ से आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और बाकी हमारा जो सी सेट का लाइव क्लास का जो बैच है ये 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। एनरोलमेंट 20 सितंबर तक इसमें रहेगा। ओनली एट 999 हम आपको ये दे रहे हैं। तो इसका भी एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो वहाँ से क्लिक करेंगे तो आप एनरोल भी कर सकते हैं, और जो बाकी डिटेल्स हैं वो भी वहाँ पर दी गई हैं, वो सब आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। और बाकी कोर्सेज़ के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि हमारा मंथ एंड सुपर सेल जो है वो 3 दिन तक चलेगा। हमारे सभी कोर्सेज़ और पीडीएफ नोट्स पर आपको 30% ऑफ मिल रहा है। तो आप हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाएं, कोई भी नोट्स या पीडीएफ नोट्स या कोर्स आप एनरोल करना चाहते हैं तो उसको कार्ड में ऐड करें, AUG30, ठीक है, AUG30 इस कोड का यूज़ करें, आपको 30% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और जाने से पहले एक बार आप लोगों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो लोग भी इन सेशंस को यूट्यूब पर देख रहे हैं और आपको ये सेशंस अगर हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप प्लीज़ इन सेशंस के लिए जो भी आपको लगे ठीक, आप कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कंट्रीब्यूशन से ही ये सेशंस जो हैं वो यूट्यूब पर आगे लंबे चल सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाब भी आप कमेंट्स के थ्रू ज़रूर दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो डेफिनेटली करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें ऑन टाइम, और साथ ही साथ अपना प्यार और अपना सहयोग जो है वो हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अभी ये तो हो ही रहा है कि टेलीग्राम हो सकता है कि कुछ समय के बाद इंडिया में बंद हो जाए, बैन हो जाए, होगा नहीं होगा नोबडी नोज़ एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट तो कुछ नहीं पता। तो इसी के लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी हम लोगों ने बैकअप में बना के रखा है, उसका भी लिंक आपको हमारा जो ये चैनल है इस पर मिल जाता है, तो आप वहाँ से जाके उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इन केस अगर मान लीजिए ये बैन हो गया, टेलीग्राम बैन हो गया, तो फिर कम से कम हमारे पास कोई एक और मीडियम या एक और ज़रिया होना चाहिए बातचीत करने का, कम्युनिकेशंस करने का। तो आप उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस के आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।